गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 6 रिटेलिंग स्टोर्स क्लासिफाइड बाय ऑनर्स एंड मर्चेंडाइजिंग कैटेगरीज। वही टाइप्स ऑफ रिटेलिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑनर्स एंड मर्चेंडाइज कैटेगरी में इसको किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। अब देखिए अगर हम बात करें रिटेल स्टोर की, तो इंडिया को एक नेशन ऑफ शॉपकीपर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिटेल स्टोर्स हैं, है ना। तो रिटेल स्टोर्स क्या होते हैं? रिटेल स्टोर्स और वी कैन से आउटलेट्स आर शॉप्स फ्रॉम विच द कंज्यूमर्स अल्टीमेट बाय। जहाँ से जो कंज्यूमर्स हैं वो गुड्स को ख़रीदते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम? रिटेल स्टोर। तो जैसे अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो बिज़नेस में सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है ना, कंपनी भी हो सकती है, या जॉइंट वेंचर भी हो सकते हैं। ये सारे जो है वो ऑनरशिप की फॉर्म्स हैं। उसी तरह से जो रिटेल स्टोर हैं वो भी पार्टनरशिप भी हो सकती है, और वी कैन से सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है बिज़नेस, और वी कैन से कंपनी भी हो सकता है ना, या जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। इस फॉर्म में भी चलाए जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्टोर्स की फॉर्म में भी। जैसे जो रिटेल चेन है या जो फ्रेंचाइजी है ना, वो क्या है? कंपनी की तरह है, जैसे कंपनी का ऑनरशिप होता है उसी तरह की है। और जो इंडिपेंडेंट शॉप्स हैं, जैसे आपने देखी भी होगी आपकी गली मोहल्लों में जो शॉप्स हैं, वो क्या है? सोल प्रोप्राइटर का फॉर्म है ना। ऐसे ही कुछ पार्टनर भी हैं जो आपस में मिलकर जो है वो शॉप्स को चला सकते हैं। सिमिलरली जॉइंट वेंचर की फॉर्म में भी रिटेल जो है वो एंटर कर चुका है ना। जैसे अमेरिकन रिटेलर है वॉलमार्ट, उन्होंने जो है वो भारती ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर करके अपना रिटेल बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है ना। तो इस तरह से जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं, गवर्नमेंट भी है, जो काफ़ी लंबे टाइम से रिटेल सेक्टर में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। अब ये देखिए, ये आपको डिफरेंट टाइप्स के ऑनरशिप के बेस पर रिटेल स्टोर दिए हुए हैं जो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला इंडिपेंडेंट स्टोर है ना, रिटेल चेन्स, फ्रेंचाइजी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव एंड लीज डिपार्टमेंट। ये 5 तरह के रिटेल स्टोर हैं जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो देखिए सबसे पहला आता है इंडिपेंडेंट स्टोर। आप देखो नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट, मतलब एक ऐसा स्टोर जो बिल्कुल जिसकी ऑनरशिप इंडिपेंडेंट है, एक ही पर्सन है जो उसका ऑनर है, वही उस शॉप को संभालता है, वही उसकी डेकोरेशन करता है, वही उसके अंदर जो सामान है वो मैनेज करता है ना। लेकिन वो कुछ एम्प्लॉयज़ रख सकता है अपनी हेल्प करने के लिए, बट ऑनरशिप उसी की होती है और ऑब्वियसली डिसीज़न भी उसी का होता है ना। तो इसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि आपके घर के पास जितने भी ग्रोसरी आइटम्स की शॉप हैं, नॉट ओनली ग्रोसरीज, जो बार्बर की शॉप है ना, और इसी तरह से क्लोथ की कोई शॉप है जो इंडिविजुअल किसी एक पर्सन की है, तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट स्टोर। अब देखिए इसके फीचर्स। सबसे पहला, एक ही यूनिट होती है इंडिपेंडेंटली और एक ही उसका ऑनर होता है, वही उसको मैनेज करता है ना, और कस्टमर के साथ भी डायरेक्ट उसी का ही कांटेक्ट होता है। और वही बात करें अगर हम इंडिपेंडेंट हैव इंडिपेंडेंस, है ना, कि जो स्टोर ऑनर होता है वो किसी भी तरीके से कोई भी डिसीज़न लेने में जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो जो मर्जी चाहे डिसीज़न ले सकता है। इजी टू स्टार्ट, कि बिज़नेस को शुरू करने के लिए उसको किसी स्पेशल क्वालिफ़िकेशन की या टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, है ना। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी उसको बहुत कम चाहिए होता है जो वो स्टार्ट कर लेता है, और आपस में कंपटीशन भी कम होता है। छोटी मोटी जो शॉप्स होती हैं उसमें साइज़ भी कैसा होता है? स्मॉल होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना साइज़ ऑफ बिज़नेस सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लेस सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे डिसीज़न कौन लेता है? ऑनर। और वैल्यू एडिड सर्विसेज भी कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे टेलीफोन पे ऑर्डर लेना, या उसको क्रेडिट प्रोवाइड करना, होम डिलीवरी देना, है ना। इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। बट फेलियर का रिस्क भी यहाँ होता है ना। रिस्क ऑफ फेलियर के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि ऑनरशिप एक ही पर्सन की होती है, तो कैपिटल इनसफिशेंट होती है ना। प्रोफेशनल मैनेजमेंट की भी कमी होती है कि यहाँ पर वो पर्सन एक्सपर्ट नहीं होता, तो इसलिए जो है वो फेलियर के चांसेस होते हैं। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रोसरी स्टोर्स भी आते हैं, या जनरल स्टोर्स भी आते हैं, है ना। और इसी तरह से स्पेशलिटी स्टोर्स भी आते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स की गुड्स हैं, या क्लोथिंग स्टोर्स भी कह सकते हैं, आते हैं। और मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, कि इंडिया में ये ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि इसमें सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे
जैसे बार्बर शॉप है, फर्नीचर शॉप है, बुक्स की शॉप, एलपीजी एजेंसीज़ वगैरह जो हैं वो सब इसके एग्जांपल हैं। जो भी आपके नेबरहुड में स्टोर्स हैं छोटे मोटे, वो सारे हमारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट स्टोर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए सेकंड है रिटेल चेन। रिटेल चेन क्या होता है कि जब इसमें एक ही पर्सन की ऑनरशिप की कई दुकानें होती हैं, कई शॉप्स होती हैं, है ना, तो और वो मतलब अच्छे ब्रांड के नाम से जानी जाती है, उनकी गुडविल अच्छी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल चेन स्टोर। तो रिटेल चेन्स आर द रिटेल यूनिट्स विद डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ गुड्स ऑफ एन इंडिविजुअल मैन्युफैक्चर, कि मैन्युफैक्चर इंडिविजुअल है, एक ही है, लेकिन उसकी शॉप्स कई हो जाती हैं। और दीज स्टोर्स आर आल्सो कोल्ड मल्टी शॉप्स। इसको हम मल्टी शॉप्स भी कहते हैं, चेन स्टोर्स भी कहते हैं, मल्टीपल चेन स्टोर भी कहते हैं। और जनरली जैसे बताया ब्रांडेड होती हैं ये शॉप्स जो होती हैं, है ना, तो इनमें जो ऑनर है वो एक ही होता है। तो दिस टाइप ऑफ स्टोर आर वेरी पॉपुलर इन डेवलप्ड कंट्री लाइक USA, है ना, वहाँ पर ये बहुत पॉपुलर है। इस तरह के जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर, ये डिपार्टमेंटल स्टोर भी वहाँ पर चलते हैं। और दूसरी तरीके से जो स्टेशनरी आइटम है, ब्यूटी सैलून्स हैं, है ना, वो भी इस तरह की शॉप्स जो है वो इस तरह की शॉप्स वहाँ पर होती हैं। आप देखिए क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहला मल्टीपल आउटलेट्स, कि इसके जो आउटलेट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, रिटेल, तभी इसको जो है वो रिटेल चेन्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑनरशिप तो एक ही पर्सन की होती है लेकिन शॉप्स कई होती हैं। और कॉमन मर्चेंडाइज की जो है वो एक जैसी चीज़ों की सेल भी की जाती है कई बार, और कई बार अलग भी हो सकता है ना। हर रिटेल चेन जो है वो सेम टाइप के प्रोडक्ट में जो है वो डील करती है। प्राइजेस कंपैरेटिवली लो होते हैं, है ना। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीज़न, क्योंकि ऑनरशिप एक ही के पास होता है तो डिसीज़न लेने का राइट भी एक ही पर्सन के पास होता है। रेपुटेशन, इसमें ये जो स्टोर्स होते हैं स्पेशलाइजेशन वाले होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन वाले होते हैं, क्योंकि ये इलेबरेट करते हैं कंट्रोल सिस्टम को और इनके ऊपर पब्लिक विश्वास करती है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, कि बड़ी क्वांटिटी में ये गुड्स को ख़रीदते भी हैं और बेचते भी हैं, तो उसका बेनिफिट ये पब्लिक को भी, कस्टमर्स को भी देते हैं, तो अपने प्राइसेस को मेंटेन करते हैं, है ना। कोशिश करते हैं अपना जो मार्जिन है वो ये बढ़ाएं, कोशिश करते हैं डिस्काउंट देने की भी, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो लॉट्स में परचेज़ करते हैं और लॉट्स में ही सेल करते हैं। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं, उसका भी बेनिफिट ये लेते हैं, कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। और लिमिटेशन ऑफ द स्टोर, की लो फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर जल्दी से चेंज नहीं हो सकता, डिसीज़न लेने में टाइम लगता है, क्योंकि ऑनर से पूछना पड़ेगा, बहुत सारे मल्टीपल स्टोर्स हैं और डिसीज़न लेने वाला एक ही पर्सन है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है, तो इसलिए पुअर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है कि जो शॉपकीपर्स हैं, जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको राइट नहीं होता डिसीज़न लेने का, है ना, तो मैनेजर्स को राइट नहीं दिया जाता, ये इसके अंदर कमी है। और लेस पॉपुलर इन इंडिया में ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, यूरोप और अमेरिका में कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद देखिए अगर इंडिया में बात करें तो इस तरह के जो रिटेल चेन है वो है शॉपर स्टॉप, सुभिक्षा सुने होंगे आपने, बिग बाज़ार, IOC कन्वीनियंस स्टोर, वेस्ट साइड, है ना। इस तरह के जो है स्टोर्स जो है वो इंडिया में चल रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटेल चेन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजी। अब देखो नाम से पता चल रहा है फ्रेंचाइजी, ये मोस्ट एमर्जिंग फॉर्मेट है रिटेलिंग का, जो बहुत पॉपुलर हो चुका है। फ्रेंचाइजिंग एक लीगल एग्रीमेंट होता है अंडर विच फ्रेंचाइज़र परमिट करता है किसको, फ्रेंचाइजी को, टू सेल इट्स प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या उसकी जो सर्विसेज हैं उसको सेल करने के लिए, अंडर डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, है ना। टू यूज़ ट्रेडमार्क, उसके ट्रेडमार्क को भी यूज़ करता है, उसके वो नाम को भी यूज़ करता है। एंड टू कॉल अपॉन द मार्केटिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ द फ्रेंचाइज़र, है ना, कि फ्रेंचाइज़र के लिए वो ऑपरेट करता है, मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ भी करता है, लेकिन यहाँ पर उसको फ्रेंचाइज़र को कुछ जो है वो कुछ पे करना पड़ता है, कुछ चार्जेस होते हैं। तो दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है ना। उस एग्रीमेंट में जो फ्रेंचाइज़र है और फ्रेंचाइजी है वो मतलब फ्रेंचाइज़र उनको कुछ जो है वो काम करने की परमिशन दे देते हैं, कुछ सेल करने की या कोई सर्विस प्रोवाइड करने की, जिसके बदले में फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइज़र को अमाउंट पे करता है, एक फिक्स % ऑफ कमीशन। अब देखिए इसकी फ़ीचर्स,
सबसे पहला कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कि फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है। यहाँ जो फ्रेंचाइज़र है वो एक मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, एक होलसेलर भी हो सकता है, या कोई सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी भी हो सकती है ना। तो लीगली इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उनको मतलब फ्रेंचाइजी को परमिट करता है कि उनके नाम से वो बिज़नेस कर सकता है। बट इट इज़ टोटल कंट्रोल बाय फ्रेंचाइज़र, कि फ्रेंचाइज़र का टोटली कंट्रोल होता है ना। इन शॉप्स की जो सेल्स पॉलिसी है, इनका जो डेकोरेशन है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या पैकिंग किस तरीके से करनी है, या प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, वो सब फ्रेंचाइज़र डिसाइड करता है। फ्रेंचाइजी अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंटली डिसीज़न नहीं ले सकता। बट पेमेंट कौन करेगा? फ्रेंचाइजी एक रेगुलर फॉर्म में फ्रेंचाइज़र को कुछ अमाउंट, जितना भी इनका एग्रीमेंट में फिक्स हुआ है शेयर, वो फीस या रॉयल्टी की फॉर्म में इनको पे करनी होती है। हेल्प बाय द फ्रेंचाइज़र, कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है फ्रेंचाइजी को गुड्स को सप्लाई करने में, या मार्केटिंग में, या जो है वो एडवर्टाइजमेंट में, तो फिर यहाँ पर फ्रेंचाइज़र उसकी हेल्प करता है। और नेचर ऑफ़ द प्रोडक्ट, की जो प्रोडक्ट का नेचर है, फ्रेंचाइजी जनरली जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, या वेंडिंग मशीन्स है ना, वेंडिंग ऑपरेशंस, उसमें जनरली फ्रेंचाइजिंग ली जाती है। और इंडिया में भी पॉपुलर है, ये चल रहे हैं। अब देखो फ्रेंचाइजी के एग्जांपल आपने सुने भी होंगे, मैकडॉनल्ड्स है, पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा हट, आर्चीज़ गैलरी है, निरुलाज, सबवे, हॉलिडे इन है ना, विमल के जो शोरूम्स हैं, ये सब क्या हैं? फ्रेंचाइजी हैं, है ना। तो अभी यहीं तक पढ़ना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।